दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आप बाइक से कहीं पर जा रहे हो, शाम हो चुकी है, ठंडी हवाएं चल रही है और आपके चारों ओर कई बाइक्स और कार्स मौजूद है। फिजिक्स के लैंग्वेज में कहूँ तो हर तरफ मैटर मौजूद है। अब अगर मान लेते हैं कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हो तो 2 घंटे बाद आप 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे और 4 घंटे बाद 160 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे। मतलब अगर किसी चीज की स्पीड और डायरेक्शन पता चल जाए तो हम फ्यूचर पोजीशन को जान सकते हैं और पास्ट में वो चीज कहां पर थी ये भी पता लगा सकते हैं, राइट। अब इस तरह अगर हमें यूनिवर्स के हर पार्टिकल की स्पीड और डायरेक्शन पता हो तो यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर हमें सब कुछ पहले से ही पता होगा। पर मेरे दोस्त, फिजिक्स अगर इतनी आसान होती तो सैलमन बॉय और साउथ के डायरेक्टर्स को भी समझ आ चुकी होती, है कि नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें जो फिजिक्स दिखाई देती है, क्वांटम मैकेनिक्स उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। इसके अनुसार किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की लोकेशन को प्रिसाइसली बताना पॉसिबल है ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी ही जान सकते हैं। अब इसे ऐसे समझो कि अपने घर के किसी कमरे के बेड पर पड़े आप ये वीडियो देख रहे हो और इसकी मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रिसाइसली नहीं बता सकता कि आप कहाँ हो। अब सुनने में यह अजीब लग रहा होगा पर यही सच है और यही कारण है कि क्वांटम मैकेनिक्स इस यूनिवर्स की वर्किंग को सबसे बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करता है। अब दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में सारे पार्टिकल्स और सारे फंडामेंटल फोर्सेस के लिए जगह है पर ग्रेविटी के लिए नहीं। अबे मेरे को तो अंदर लो। वेल, जी हाँ, ग्रेविटी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में फिट नहीं बैठती है। दरअसल सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने वाली बेस्ट थियरी मानी जाती है और 100 साल बीत जाने के बाद भी कोई इसे 1% भी गलत साबित नहीं कर सकता है। पर क्वांटम स्केल पर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बिग बैंग को याद करिए। एक सिंगुलैरिटी में इनफाइनाइटली स्मॉल स्केल पर ग्रेविटी इनफाइनाइटली लार्ज कैसे हो सकती है? जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। अब चलो इसे फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक बार में एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक फोटोन को डबल स्लिट से गुजारा जाता है और डबल स्लिट की दूसरी ओर लगी डिटेक्शन स्क्रीन पर हमें एक फोटोन या इलेक्ट्रॉन ही दिखाई देता है। पर अगर हम ऐसे ही एक एक पार्टिकल को लंबे समय तक ऐसे ही फायर करते रहते हैं तो हमें एक इंटरफियरेंस पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि वो पार्टिकल्स नहीं बल्कि वो वेव्स हो। अब ये हमें नेचर की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को दिखाता है। मतलब कि इस दुनिया में पार्टिकल्स एक पार्टिकल भी है और साथ ही साथ वो एक वेव भी है। पर कैसे? अब श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है वो भी इसी ओर इशारा करती है। ये बताती है कि ये सिर्फ पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव्स हैं जिन्हें वेव फंक्शन से डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब दोस्तों, वेव फंक्शन हमें बताता है कि डिटेक्टिंग स्क्रीन पर किसी पार्टिकल के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये पार्टिकल्स असल में वेव्स ही होती है अनटिल एंड अनलेस ये किसी चीज से इंटरैक्ट करे। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये इंटरैक्शन डिटेक्टिंग स्क्रीन पर हो रहा है। दोस्तों, डिटेक्टिंग स्क्रीन पर आपको जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये एक पॉइंट साइज्ड वेव है जो कि स्क्रीन से इंटरैक्ट करके लोकलाइज्ड हो गया है और इसी लोकलाइज्ड पॉइंट साइज्ड वेव को हम पार्टिकल कहते हैं। पर दोस्तों, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हर वो चीज जिसमें मास और एनर्जी होती है वो स्पेस टाइम के कर्वेचर को अफेक्ट करती है। इसका मतलब ये पार्टिकल्स चाहे ये पॉइंट साइज के ही क्यों ना हो, ये भी स्पेस टाइम के कर्वेचर को बेंड कर रहे होंगे। पर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हम किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन तो बता ही नहीं सकते। तो फिर ये स्पेस टाइम के कर्वेचर को किस जगह पर अफेक्ट कर रहा है और इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट का क्वांटम वेव फंक्शन क्या है? बस यहीं पर आकर क्वांटम मैकेनिक्स अटक जाता है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स के माइक्रो वर्ल्ड में फर्मियंस और बोसोन्स होते हैं। फर्मियंस यानी कि मैटर पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स एक्सेट्रा, और बोसोन यानी कि फोर्स पार्टिकल्स। अब इसमें आते हैं 3 फंडामेंटल फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब फर्मियंस जो कि मैटर पार्टिकल है उनके बीच इंटरैक्शन कराने का काम करते हैं फोर्स पार्टिकल्स जो है बोसोन्स और ये इंटरैक्शन स्पेस टाइम के बैकग्राउंड पर हो रहा है।
अब इसे आप ऐसे समझिए कि स्पेस टाइम एक कैनवस है, हमारे ब्रशेस बोसोन्स है और कलर्स है फर्मियंस। अब ये सब मिलकर एक खूबसूरत पेंटिंग को बना रहे हैं जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमने ग्रेविटी को फोर्स पार्टिकल में काउंट इसीलिए नहीं किया क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के डेफिनेशन में ग्रेविटी ना तो फिट बैठती है और ना ही कोई फोर्स है। अब क्वांटम मैकेनिक्स की नजरों में ये सिर्फ डिस्टरबेंसेस है, वो डिस्टरबेंस जो स्पेस टाइम को वार्प कर रहा है और हमारी इस खूबसूरत पेंटिंग को बिगाड़ रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है? वेल, जवाब है नहीं। इसे गलत नहीं, सिर्फ इनकम्प्लीट कहा जा सकता है। अब दोस्तों एक समय था जब ग्रेविटी को समझने के लिए हमारे पास एक ही जरिया था और वो थे न्यूटन के सर पर गिरा एक एप्पल। फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने ग्रेविटी को देखने का एक नया नजरिया दिया जो काफी ब्रॉड था और उन्होंने न्यूटन को गलत साबित कर दिया। लेकिन देखा जाए तो न्यूटन भी एक लिमिट के अंदर सही थे। इनफैक्ट ग्रेविटी को लेकर उनके लॉज इंसान को चांद तक पहुंचा सकते हैं, पर ब्लैक होल्स जैसे हेवी ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ग्रेविटी के खेल को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की जरूरत पड़ती है। मतलब प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हमारे पास ग्रेविटी के लिए कोई क्वांटम थियरी नहीं है। वेल, कारण यह है कि जब हम ग्रेविटी को क्वांटाइज करने की कोशिश करते हैं तो इन्फिनिटीज हमें घेर लेती है। अब इसे समझने के लिए जरा इस फिनमैन डायग्राम को देखिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराकर एक फोटोन को जन्म देते हैं जो नष्ट होकर फिर से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना लेता है। पर दोस्तों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर एक ग्लिच ऐड कर देता है। इसके अनुसार वो फोटोन जो अभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के टकराने से बना है वो स्पेस के वैक्यूम से एनर्जी लेकर दूसरे पार्टिकल्स में बदल सकता है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क में बदल जाता है। इसके बाद ये दोनों पार्टिकल्स टकराकर फिर से फोटोन बना लेंगे और फिर नष्ट होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाएंगे। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क से वापस फोटोन बनने के बाद ये नष्ट होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ही बदले। ये कोई और पार्टिकल के पेयर भी बना सकते हैं और ऐसा ये इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं। बस इस पूरे सिनेरियो में शर्त यह है कि फोटोन स्पेस के वैक्यूम से जो एनर्जी ले रहा है वो उसे इंस्टेंटेनियसली वापस भी करता जाए। अब वापस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदलने से पहले फोटोन चाहे तो अनंत समय तक अनंत प्रकार के पार्टिकल्स में बदल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग तो वही रहेगी। पर जब आप इसे मैथमेटिकली कॉपी पेन लेकर सॉल्व करने बैठोगे तो हर एक पार्टिकल के मोमेंटम को कंसीडर करना होगा और हर एक पार्टिकल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर इतनी इंफिनिटी लगाने होंगे कि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब दोस्तों रिचर्ड फिनमैन ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि कौन सा पार्टिकल कितनी बार किस में बदल रहा है और इक्वेशन में कितने इंफिनिटीज लगे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग के जरिए रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब रिचर्ड फिनमैन अपनी जगह पर सही थे, लेकिन जब इस इक्वेशन में ग्रेविटी को इंक्लूड कर देते हैं तो फिनमैन की थियरी फेल हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स की नजर में ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर पर एक क्रिएट होने वाला डिस्टरबेंस है। और इसीलिए जब भी हम स्पेस टाइम के कर्वेचर पर पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को इमेजिन करते हैं तो हमें स्पेस टाइम के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी कंसीडर करना होगा जो कि इनफाइनाइट होंगे। और यहाँ इतने इनफाइनाइट लग चुके होंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर मेरे दोस्त, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो जरूर होगा, बस हमें उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है जो फिलहाल तक नहीं हो सका है। हालांकि कुछ थियरीज हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसमें से एक है लूप क्वांटम ग्रेविटी। ये थियरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को जोड़ने की कोशिश करती है। इसके अनुसार स्पेस टाइम लूप्स का बना हुआ है जो कि एक्सट्रीमली फाइन नेटवर्क में बुने हुए हैं। लूप्स के नेटवर्क को स्पिन नेटवर्क कहा गया है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप इसे मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद पिक्सेल्स से कंपेयर कर सकते हो, जिसमें से हर एक पिक्सल एक लूप है। अब देखो, अगर हम ग्रेविटी को क्वांटाइज नहीं कर सकते तो लूप क्वांटम ग्रेविटी में कहा गया है कि चलो यार स्पेस टाइम को ही क्वांटाइज कर देते हैं। और तो और स्ट्रिंग थियरी इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब इसके अनुसार ये पूरा यूनिवर्स पार्टिकल्स का नहीं बल्कि थिन स्ट्रिंग्स का बना हुआ है जो अलग अलग स्मॉलर डायमेंशंस में वाइब्रेट कर रही है और इसी तरह रियलिटी क्रिएट हो रही है। अब स्ट्रिंग थियरी में अज्यूम किया गया है कि ग्रेविटी एक फोर्स है
जो ग्रेविटोन्स नाम के एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स को इंटरैक्ट करने में मदद करता है। पर इन थियरीज की प्रॉब्लम यह है कि ये रियलिटी में फिट नहीं बैठती। अब इनमें जो पॉइंट्स एज्यूम किए गए हैं वो हमें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलते, यानी कि फिलहाल तक हमारे पास ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच छिड़े इस युद्ध को सुलझाने का कोई भी तरीका नहीं है। होपफुली आने वाले समय में कोई साइंटिस्ट आएगा जो कि इस पहेली को सुलझाकर हमें यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया देगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।